हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 DX, इस क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी यानी कि ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको दिए हैं, इन्हें एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और विद कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके सही विकल्प को आपको अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, एक ऐसा राज्य जहां सभी धर्मों को सम्मानित किया जाता हो और अपनाया जाता हो, इज कॉल्ड, वह कहलाता है। वन वर्ड से मैं इम्पोर्टेंट आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अनडेमोक्रेटिक, ये साथियों आपके लिए कोई भी वन वर्ड बनाकर नहीं देगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपका डेमोक्रेटिक, जैसे आप हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक। इसके लिए अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, उसे हम कहते हैं साथियों डेमोक्रेसी। और यह डेमोक्रेसी से ही बना है आपका क्या, डेमोक्रेटिक। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DZ, उसमें इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा गया है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसे लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे साथियों हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो आप ध्यान रखेंगे, जहां आपको स्पेशली कोई भी और वर्ड ना दिया हो, पीपल दिया हो, तो आप जहां पीपल देखने को मिले और वहां आपसे कहे कि उस सरकार को हम क्या कहेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे डेमोक्रेसी। बात क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले ऐसे ही, द गवर्नमेंट ऑफ रिच, द गवर्नमेंट ऑफ रिच, धनी लोगों की सरकार, उसे आप क्या कहोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं साथियों, प्लूटोक्रेसी, ये शी है, ठीक है, प्लूटोक्रेसी। तो आपको यहाँ तैयारी करके बहुत अच्छे से जाना है। आपसे पूछा भी गया है 2022 EE में, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, उसे हम कहते हैं मोनार्की। क्या कहते हैं साथियों, मोनार्की। मोनार्क माने राजा होता है, तो मोनार्की माने राजतंत्र। क्लियर है। आगे देखिएगा, अगला ऑप्शन है इसमें आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है साथियों पादरी तंत्र। जैसे कि आपसे कह दिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस लीडर्स, यानी कि धार्मिक नेताओं की सरकार, उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बचा, और यही आपका आंसर सही है, सेकुलर, जिसे आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि सेकुलर का एंटोनियम्स क्या होगा, तो यहाँ जो थियोक्रेसी है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि एंटोनियम्स है। इसके अलावा और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर वन वर्ड की बात करें, तो आपसे ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। साथियों जहां आपको डार्क साइड की बात करें, तो वहां आप ध्यान रखेंगे, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी। क्या होता है साथियों, निराशावादी। अगर डार्क की जगह पर आपको दे दे ब्राइट, क्या कह दे, ब्राइट, यानी कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी।
आइए बी क्वेश्चन को आपका देखते हैं। द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स, फॉल फ्लैट का आपको हिंदी मीन्स होता है प्रभाव ना डालना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों में सफल हो, तो ये नहीं हो सकता है आपका। सेकंड ऑप्शन है टू गेट व्हाट वन वांट्स, यानी कि उस चीज़ को प्राप्त करना जिसे कोई व्यक्ति चाहता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, यानी कि प्रभाव डालने में असफल होना दैट समबडी वांट्स, जिसे कोई व्यक्ति चाहता है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अंतिम है टू फेल टू क्लाइंब अप, यानी कि ऊपर चढ़ने में असफल होना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी कई बार इसे पूछा गया है। और अगर एक दो इम्पोर्टेंट ईडियम्स की बात करें हम, जैसे कि एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, तो इसका मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूसली आपसे पूछा गया है, कॉन्टिन्यूसली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एट अ स्ट्रेच इसका मतलब होता है लगातार, तो क्या लिख दोगे कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार रूप से, ठीक है, या फिर विदाउट स्टॉपिंग। एन एप्पल ऑफ आइज, ये भी पूछा गया है, एन एप्पल ऑफ आइज यानी कि प्रिय होना, तो क्या लिखोगे आप वेरी डियर, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाए, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है ना वन, आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वन शुड नॉट, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 डबल ई क्वेश्चन पेपर में। तो आपको पूछा था कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस वाक्य के किस एक शब्द में गलती है। तो साथियों वन जब जनरल सेंस में आए, कैसे सेंस में, जनरल, यानी कि यह सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तो इसके साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव वन का नहीं प्रयोग करोगे, आप ध्यान रखेंगे वंस, किसका प्रयोग रखेंगे, वंस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी एक और यूज होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बताओगे। वन मस्ट लव हिज कंट्री, इसमें क्या गलती है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कंट्री, ठीक है। वन मस्ट लव हिज कंट्री। सेकंड क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, दोनों का आप आंसर मुझे बताओगे। वन आपका एक स्पेसिफिक सेंस में भी आता है, और वन जब स्पेसिफिक सेंस में आएगा तो यहाँ ऑफ आएगा साथियों, क्या आएगा, ऑफ। और ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर ऑफ के पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड आए तो ये ऑफ सिलेक्शन का बोध कराता है। अगर इसके बाद में केवल कोई नाउन आए जिसे आप काउंट ना कर सकें, तो फिर ये पोजीशन को दिखाता है, किसे दिखाता है, पोजीशन। तो वन के बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब यह किससे जुड़ा हो, ऑफ से। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। बताइए कहाँ एरर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ आया वन और इसके बाद दिया है ऑफ, तो इसके बाद आपको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो दा तो आर्टिकल है, डिटरमाइनर आप कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट की बात करें तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, तो आपका नाउन क्या है यहाँ, मैन, तो यहाँ मैन ना होकर इसका प्लूरल फॉर्म लिखा जाएगा MEN। बात समझ में आई आप लोगों को कि वन के बाद ऑफ आया है या ऑफ से पहले वन आ जाए है, तो ऑफ यहाँ सिलेक्शन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सिलेक्शन की, और सिलेक्शन एक में से एक का नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। मैंने लिखा कालिदास पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे कहाँ एरर है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए आगे है द सिनोनियम ऑफ इलुस्ट्रियस का मतलब होता है साथियों, इलुस्ट्रियस का मतलब होता है फेमस, यानी कि प्रसिद्ध, क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है फेलियर,
तो इसका मतलब होता है असफल। इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है, ये आप लिख लें। क्या लिख लोगे एंटोनियम्स? सक्सेस। एंटोनियम्स का मतलब होता है साथियों विलोम शब्द या फिर अपोजिट, विलोम शब्द या अपोजिट पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई, ठीक है, टेम्पररी जैसे आप कहते हैं। और एंटोनियम्स क्या हो जाएगा इसका? परमानेंट। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? तो आप कहेंगे सर रिनोव्ड। रिनोव्ड माने क्या होता है? प्रसिद्ध होना, फेमस होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है, और बहुत तो हो ही नहीं सकता है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और साथियों जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, दाद दूंगा मैं उसे, क्या ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर डी के अंतर्गत कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑब्लिकार करेक्ट, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है या सही है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, होम यू टीच, जिसे आप पढ़ाते हैं। तो साथियों इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई नो द बॉय ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और साथियों यहाँ आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ बॉय लिविंग है, इसीलिए आपने किसका यूज किया है यहाँ? प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होम का, बिल्कुल सही है। और यू टीच आप चाहें तो सेपरेट करके सेंटेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, आई नो द बॉय, ठीक है, फुल स्टॉप, यू टीच हिम, मैं उस लड़के को जानता हूँ, तुम उसे पढ़ाते हो। और इसे कंबाइन कर दिया गया है आपके लिए, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप पढ़ाते हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगा हुआ है तो ये गलत होता है। अगर यहाँ ए या एन दे देता तो गलत होता, क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वो जो पहले वाला जो है ये इसका एंटीसीडेंट होता है, जो एक डेफिनेट हो जाता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल किसका प्रयोग करना होता है आपको? दा का। किसका प्रयोग करना होता है? दा का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, बताइएगा। हाँ, आई नो अ बॉय, फुल स्टॉप नहीं, पूरा ही लिख देते हैं, हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। बताओ इसमें क्या एरर हो सकती है? तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हु ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में इस बॉय के लिए आया हुआ है। तो अब यह इसका हुआ एंटीसीडेंट। क्या हुआ साथियों? एंटीसीडेंट। तो इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल चाहिए, क्या? द। तो ये नहीं होगा, ठीक है। और भी एंटीसीडेंट की बात आई है तो मैं और भी सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा इट इज मी, लगातार पूछा गया है आपसे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। बताओ कहाँ एरर हो सकता है, बताइए ज़रा। तो ध्यान रखेंगे आप, इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या कहा सर मैंने? इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रियल सब्जेक्ट को। कैसे इंट्रोड्यूस करता है? रियल सब्जेक्ट को। तो यहाँ देखा जाए तो साथियों मी ना होकर आपका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई पूछा गया है, और यह इसका क्या हुआ? एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती। तो आपके जहन में चल रहा है कि सर दा लगा दें, नहीं, ये प्रोनाउन है। मैंने क्या कहा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे जब वह किसी रिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आई, क्योंकि इट डमी सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रियल सब्जेक्ट को, तो यहाँ आई होना चाहिए। अब यह इसका एंटीसीडेंट हुआ। अब एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती है सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप आगे हेल्पिंग वर्ब मेंशन करेंगे या मेन वर्ब। तो आई के अकॉर्डिंग एज नहीं, आप जानते हैं किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो क्या होगा आपका आंसर? इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। बात क्लियर है ना? एक और सेंटेंस देख लीजिए, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इट इज हिम हु हैव स्टोलन योर बुक। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आपने देखा कि इट क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है, और डमी सब्जेक्ट होने के नाते आप लोगों को यहाँ क्या चाहिए? रियल सब्जेक्ट। तो हिम ना होकर आप लिख देंगे क्या? ही। अब ये हु से रिलेट है, यानी कि रिलेटिव कंजंक्शन आप इसे कहेंगे। तो ये इसका हुआ एंटीसीडेंट। क्या हुआ साथियों? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ एग्रीमेंट भी सिंगुलर चाहिए। तो हैव ना होकर क्या होगा? हैज। बात समझ में आ रही है ना? ठीक। एक क्वेश्चन आप मुझे और बताइएगा, ये क्या एरर हो सकता है? अच्छा, इट अपने आप में सिंगुलर भी होता है साथियों। कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, या तो एज लिखेंगे या वॉज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज या वॉज। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा जरा। मैंने कहा
इट वर देम, इट वर देम। क्या हो सकता है इसमें करेक्शन आपकी तरफ से? और एक क्वेश्चन और है, इट एम आई। बताइएगा क्या करेक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन लगातार मैं छोड़ता रहूँगा आपके लिए। आगे है, आई बॉट अ बुक बट विच आई डिड नॉट लाइक। अच्छा, पहली बात तो क्लियर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये बात क्लियर है। अब साथियों क्या कह रहा है, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, बट विच आई डिड नॉट लाइक, जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% एक्यूरेट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये एसएससी जो एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल का क्वेश्चन किसी एग्जामिनर ने दिया है ये। अब ज़्यादातर टीचर्स अगर आपको कोई पढ़ा रही हैं, गुरुजन हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि सर डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन डबल का नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ गलती है तो कौन से कंजंक्शन में है, बट में या बीच में? तो वो तुरंत आपको बताएंगे कि सर यहाँ बट नहीं आएगा। अब बट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्सन्स के लिए हम सब्जेक्टिव केस में हु के लिए हु का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए, और ऑब्जेक्टिव केस में साथियों हम होम का प्रयोग करते हैं। हाँ या ना? अरे बोल नहीं रहे हो भाई, बोलो तभी तो क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये आप पर्सन के लिए करते हैं, वो आपको बताएंगे कि हम विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या तो विच का प्रयोग करते हैं या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ाया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दौरान। अब वो तुरंत से आपको कहेंगे कि इसमें बट का प्रयोग नहीं होगा, विच का प्रयोग होगा। जी बिल्कुल, आप भी सहमत हैं इस बात से, क्योंकि बुक है और बुक के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑफिशियल सी बात है कि हम विच का प्रयोग करेंगे। तो साथियों ये बात सही है, लेकिन छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपका हु आए, ठीक है, या फिर आपका विच आए, अगर अगला सेंटेंस आपका नेगेटिव है, कैसा सेंटेंस है आपका अगला सेंटेंस? नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको वर्ड का प्रयोग करना होता है जो कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। क्या बताता है? कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप किसका प्रयोग करोगे बताओ? विच, बट का। किसका प्रयोग होगा इसमें? बट का। अब साथियों बट का प्रयोग आपने कर ही दिया है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये डेफिनेट हो जाएगा, और डेफिनेट हो जाएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे बताओ? दा का, ठीक है। लेकिन अब जहाँ बट का प्रयोग किया है तो यहाँ से डिड नॉट भी आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या लिख देंगे आप? लाइक्ड, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ईदर ऑफ देम गॉट देयर पे, यानी कि उनमें से प्रत्येक ने अपना जो भुगतान था वो प्राप्त किया। आइएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वन पर्सन या फिर वन थिंग, वन पर्सन या वन थिंग। चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा हैं, मतलब मोर देन टू, उसमें से आप किसी एक पर्सन या एक व्यक्ति की बात करते हैं, उसे कहते हैं हम क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो पहला वर्ड है आपके पास में ईच, दूसरा है आपके पास में आइदर, जैसे हम लोग ईदर भी प्रोनाउंस कर देते हैं तो परेशान नहीं होंगे। अगला है नाइदर, या जिससे हम कह देते हैं नीदर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ। ईच की बात करें तो वन आउट ऑफ मैनी, क्या लिखोगे? वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि बहुत से लोगों में से हम किसी की बात करें, किसी एक की बात करें, उसे कहते हैं हम ईच। आइदर की बात करें तो साथियों यानी कि वन आउट ऑफ टू, दो में से किसकी बात करेंगे आप लोग? एक की, वन आउट ऑफ टू। अगर हम बात करें नाइदर की तो आप यहाँ कहोगे जीरो बट्टा सन्नाटा, मैं मजाक में कह रहा हूँ, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। ये होता है आप लोगों का, ठीक है। ये आइदर पॉजिटिव रहेगा और नीदर आपका नेगेटिव रहेगा। तो अपने आप में देखा जाए तो ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? सिंगुलर। और सिंगुलर है क्योंकि एक की बात कर रहा है, या फिर नाइदर है तो किसी एक की भी बात नहीं कर रहा है। तो इनके साथ आपको चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए साथियों? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर ही चाहिए आपको पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं साथियों, पॉजेसिव केस। अगर जेंडर क्लियर नहीं है और मैस्कुलिन रिप्रेजेंटिंग है तो आप प्रायोरिटी हिज को दे के चलेंगे सिंगुलर में, ठीक है। और फीमेल है तो आप हर को दे के चलेंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग है तो आप इट्स को दे के चलेंगे। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ईच और आइदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर ऑफ से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए? ऑफ से, तब आप बात करेंगे बहुत सौ में से किसी एक की, या दो में से किसी एक की, या फिर दोनों में से कोई भी
नहीं। बात समझ में आ रही है ना। ईच के बाद अगर नाउन दिया है सीधा ईच बुक्स तो ये गलत हो जाएगा, ईच बुक रहेगा। क्या रहेगा साथियों? ईच बुक। आइए इसका करेक्शन हम देख लेते हैं। तो ईच ऑफ दैम बिल्कुल सही है, दैम यहाँ प्लूरल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ये भी प्लूरल प्रोनाउन है। गॉट पास्ट इंडेफिनिट है, सिंगुलर प्लूरल में एक ही रहती है, लेकिन कहाँ गलती है? देयर में। देयर नहीं बल्कि यहाँ देम है, जेंडर क्लियर नहीं है तो आप क्या लिख दोगे? हिज। तो क्या हो जाएगा? ईच ऑफ देम गॉट हिज पे। जैसे मैंने देखो सेंटेंस आपके सामने लिखा, बताइएगा जरा। आइदर ऑफ द टू बॉयज आर प्रेजेंट इन देयर क्लास। अब बताइए इसमें से किस पार्ट में एरर है? तो आप कहेंगे इट आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ टू के बाद क्या चाहिए आपको? प्लूरल नाउन, तो क्या लिखना चाहिए? बॉयज। लेकिन आइदर मैंने कहा, क्या कहा? दोनों में से कोई एक, तो ये हो जाएगा अपने आप में सिंगुलर हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप? इज। ठीक है। और यहाँ देयर नहीं बल्कि बॉय की बात कर रहा है तो क्या लिख दोगे आप? हिज। क्या लिख दोगे? हिज। ठीक है। ये आपको गलती ध्यान रखनी है। अगर यहाँ गर्ल्स होता तो आप यहाँ लिख देते हर। देखो अब यहाँ एज क्यों आ जाए? क्योंकि आइदर अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस जिसे एग्रीमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आइदर के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि दो में से कोई एक की बात कर रहा है तो क्या लिखोगे? एज। ठीक है। अब एक छोटी सी बात की तरफ और लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि पेपर पूछ सकता है। आइदर का पेयर आप लोग लिख लीजिएगा। अगर कंजंक्शन के रूप में आए तो आइदर का प्रयोग आप और से बनाओगे। ठीक है। और नीदर या नाइदर जैसे आप पढ़ते हो भैया, उसका पेयर आपको बनाना है तो नॉर से बनाओगे। कैसे बनाओगे? नॉर से, क्योंकि वो पेपर में गलत दे सकता है। नॉट ओनली का बट ऑल्सो से बनाओगे, लेकिन ये आपका 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नो सूनर के साथ जो पेयर बनेगा आपका साथियों, कंपैरिजन कंजंक्शन आपको रखना है THEN भी नहीं चलेगा, वो जानबूझकर आपको वहन देगा। क्या देगा? वहन। तो वहन का प्रयोग आप बनाएंगे हार्डली या स्कार्सली से। किससे बनाओगे? हार्डली या फिर स्कार्सली से। हार्डली या स्कार्सली से किसका पेयर बनाओगे बताओ मुझे जरा। तो आप कहेंगे सर वहन का। और नो सूनर के साथ THEN, देन का। THEN नहीं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एज सून एज आ जाए तो फिर किससे बनाओगे बताओगे जरा मुझे। तो आप कहेंगे सर कॉमा से, क्योंकि एज सून एज के साथ किसी का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक और है ऑल दो या दो। अगर हफ्ता ज़्यादा लगे तो वीडियो को आसानी से पॉज कीजिएगा, आसानी से लिखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं। ऑल दो या दो के साथ या तो आप कॉमा रखें या फिर यट का प्रयोग करें, वो जानबूझकर आपको बट देगा, इस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें कहाँ गलती है मुझे बताओगे। नो सूनर हैड ही सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। बताओ कहाँ गलती है, बताओ। तो आप कहेंगे सर नो सूनर के साथ वहन नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे हम? THEN। यही बताया ना आप लोगों ने, बिल्कुल लाजवाब। आगे देखिए, अगला है मच बुक्स शुड नॉट बी रेड, यानी कि जो कई किताबें हैं उन्हें नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो ये दोनों तो आपके गलत हैं, ये बात तो क्लियर है। तो साथियों आइए इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। एक वर्ड है आपके पास में मैनी, एक वर्ड है मैनी, ए या ओब्लिक एन, हाँ ठीक है। और मच की बात करें तो आप मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखोगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैनी ए या एन के बाद ए या एन आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी मैंने बताया। और मच के बाद बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन। क्या लिखोगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो बताइए कहाँ गलती है। तो आप कहेंगे सर मच नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? मैनी बुक्स। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? फर्स्ट केवल। आगे है द एंटोनियम ऑफ एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है सून, यानी कि जल्दी। तो डिले हो जाएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर